हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज से हम लोग इतिहास शुरू किए हैं। सोशल साइंस में आज से हम लोग इतिहास शुरू किए हैं और पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। तो देखिएगा, इतिहास में जो पहला चैप्टर है ना, वो यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद से हम लोग शुरू करेंगे। अब जो वीडियो आवित रहेगा ना दोस्त, रेगुलर आवित रहेगा। अब पर डे आपको वीडियो आवित रहेगा। जैसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर का आएगा, फिर तीसरा चैप्टर का आएगा, तब सोशल साइंस के भी वीडियो इस पर रेगुलर आवित रहेगा। तो अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिएगा। अब अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। आप बेल आइकन को क्या कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाए। जब भी यहाँ पर मान लीजिए कि वीडियो अपलोड हो तो आपको पास क्या चल नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहले देखिएगा, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के मतलब कुछ होता है। तो देखिएगा, यूरोप कुछ नहीं, यूरोप एगो महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। यूरोप ऐसे महादेश है। महादेश, महादेश हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारा देश शामिल होता है। जिसमें बहुत सारा देश शामिल होता है उसे हम महादेश कहते हैं। तो देखिएगा, इसको हम पहले तोड़ते हैं। इसको यूरोप को अलग करते हैं और प्लस में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, यूरोप प्लस राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। एगो राष्ट्र, एगो होता है वाद या विचार। राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्र मतलब देश बोल सकते हैं। राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब देश, और वाद मतलब विचार। वाद मतलब विचार, वाद मतलब क्या होता है? विचार। तो देखिएगा, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहले तो आपको से पूछेगा कि यूरोप मतलब क्या होता है, फिर पूछेगा कि राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। तो ये दोनों के मतलब जानेंगे ना कि यूरोप मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि यूरोप जो है ना, यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश है। तब कहा कि यूरोप महादेश है तो महादेशों की संख्या कितना है, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब यूरोप महादेश है तो महादेशों की संख्या कितना है। तो आप लोग बताइएगा कि महादेश की जो संख्या है ना वो 7 है। महादेश की संख्या जो है वो 7 है। तो देखिएगा, महादेश की जो संख्या है वो 7 है, यानी 7 महादेश है। 7 महादेश है। 7 महादेश है। अब 7 महादेश है तो सातों महादेश को हम लोग को पता होना चाहिए ना कि 7 महादेश कौन कौन है। सातों महादेश का हम लोग को पता होना चाहिए। तो पहला देखिएगा, पहला जो अपना जो हम लोग रहते हैं, भारत जो इसमें है, उसको पहला बोलते हैं एशिया, यानी पहला जो एशिया महादेश। एशिया महादेश, एशिया महादेश। दूसरा जो है से अफ्रीका महादेश, हमने के बगल में अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश। तीसरा जो है से यूरोप महादेश, यूरोप महादेश, यूरोप महादेश। बताइए, यूरोप मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे पहला चैप्टर में, वो यूरोपीय देश के बारे में पढ़ेंगे। आपको एशिया के देश उसमें दिखाई नहीं देगा, आपको यूरोप के देश ज़्यादा वहाँ पर ही दिखाई देगा। तो यूरोप क्या है? महादेश है। तो 3 गो महादेश हो गया। चौथा जो है से, चौथा जो है, चौथा देखिएगा, चौथा जो महादेश है, चौथा महादेश है से उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। पांचवा जो है से दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश। छठा जो है से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। देखिए, अंटार्कटिका महादेश को हम लोग बर्फीली महादेश भी कहते हैं। अंटार्कटिका महादेश जो है ना, उसको हम लोग बर्फीली महादेश भी कहते हैं, अंटार्कटिका महादेश के। और जो 7वां जो हम लोग का हो जाएगा, 7वां, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया के बारे में हम लोग इमें पढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया के बारे में हम लोग इमें पढ़ेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश, महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश।
देखिए महादेश की संख्या क्या है, 7 गो। पहला एशिया महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश, तीसरा यूरोप महादेश, चौथा उत्तरी अमेरिका महादेश, पांचवा दक्षिणी अमेरिका महादेश, छठा अंटार्कटिका महादेश और सातवां जो है से ऑस्ट्रेलिया महादेश। सातवां कौन है, ऑस्ट्रेलिया महादेश। पहला देखिए एशिया महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश, तीसरा जो हो गया से यूरोप महादेश, चौथा उत्तरी अमेरिका, अब पांचवा जो हो गया दक्षिणी अमेरिका, और छठा जो हो गया अंटार्कटिका महादेश, और सातवां जो हो गया से ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब देखिएगा इसमें से आप लोग के कहेगा ना कि सबसे बड़ा महादेश कौन है और सबसे छोटा महादेश कौन है। तो देखिएगा अगर सबसे बड़ा महादेश अगर आप लोग से पूछेगा कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश। यानी एशिया महादेश जो है ना सबसे बड़ा महादेश है, इस सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा महादेश, यानी एकरा से बड़ा महादेश न है। एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा महादेश है। अगर सबसे छोटा महादेश अगर कहेगा तो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा महादेश अगर आप लोग से कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया महादेश हो जाएगा। ये सबसे छोटा महादेश हो जाएगा, सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश। सबसे छोटा महादेश कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया महादेश। देखिए हम लोग पहले यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू किए, तो यूरोप के मतलब समझे कि यूरोप क्या है, तो यूरोप समझे कि वो महादेश है। तो फिर हम लोग समझे कि महादेश की संख्या कितना है, तो महादेश की संख्या कितना है, 7 है, जिसमें पहला एशिया महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश, तीसरा यूरोप महादेश, और चौथा उत्तरी अमेरिका महादेश, और पांचवा दक्षिणी अमेरिका महादेश, छठा अंटार्कटिका महादेश, और सातवां जो हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। अगर इसमें से एगो और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश, सबसे छोटा महादेश कौन है, ऑस्ट्रेलिया महादेश, बर्फीली महादेश कौन है, अंटार्कटिका महादेश, विकसित महादेश कौन है, यूरोप महादेश। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। तो ये सब जानते हैं आप लोग, ध्यान पर रखिएगा, ये सब हमेशा आप लोग को याद रखना है, ठीक ना, सब याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद के मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद, तो देखिएगा राष्ट्र को हम 2 भाग में तोड़ दिए, एगो राष्ट्र प्लस एगो वाद। वाद मतलब हम बोले कि विचार होता है, देश राष्ट्र के मतलब हम बताएं कि देश होता है, जिसको हम कंट्री बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। तो देखिए अब राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद आखिर राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवाद के मतलब पहले समझे पड़ेगा ना। तो देखिएगा देश यानी देश के प्रति विचार प्रेम को हम कोची बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को लगाव को हम कोची बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। तो देखिए अगर आप लोग के अगर राष्ट्रवाद की अगर परिभाषा लिखना रहेगा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा आखिर क्या होता है, तो देखिएगा ऐसे लिखिएगा राष्ट्रवाद के, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए ये तो सिंपल परिभाषा है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 10th क्लास में अगर मान लीजिए कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो बताइए ये लिख दीजिएगा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। ये तो सिंपल हम लोग कोई पूछेगा ना तो उसको बता सकते हैं सिंपल समझने के लिए कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आखिर मान लीजिए कि ई पूछला पर अगर 2 नंबर हमको नहीं देगा, यानी ई लिखला पर, तो हमको कौन लिखने पड़ेगा। तो इसका एगो परिभाषा थोड़ा सा अच्छा परिभाषा होता है, तो वो लोग हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। हम लोग बोले कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिएगा राष्ट्रवाद के अगर आप लोग के 2 नंबर में राष्ट्रवाद की परिभाषा आ जाता है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा आप लोग राष्ट्रवाद, 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 राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है,
राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों का एकता का वाहन करता है या वाहन बनाता है, या बनाता है। देखिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहन करता है। का से अच्छा रहेगा में, लोगों में एकता का वाहन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई भी अगर देश राष्ट्रवाद रहेगा या जिसमें मान लीजिए कि गणतंत्र अगर देश रहेगा तो वहाँ हर चीज़ एगो आपको दिखाई देगा। जैसे राष्ट्रगान आपको एगो मिलेगा, और जैसे राष्ट्रगान, जैसे ध्वज भी आपको एगो मिलेगा। जैसे देखिएगा, भारत के है तो है ना, ध्वज एगो है ना, तिरंगा झंडा जो एगो अपना है ना, और राष्ट्रगान जैसे जन गण मंगल है, आप लोग का है ना, ये सब सुने हैं नाम ना। तो देखिएगा, ये सब जो है ना हम लोग के राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाता है। ये सब क्या करता है? हम लोग को राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जगाता है। आप लोग देखते हैं, जब मान लीजिए कि रास्ते से आप लोग जब जाते हैं, अब मान लीजिए कनु राष्ट्रगान बजित रहता है तो आप लोग को थोड़ा सा रोमा खड़ा टाइप के थोड़ा सा हो जाता है। आप खड़ा होवे या न होवे, लेकिन रोमा आपको जरूर खड़ा हो जाता है। तो देखिएगा, इस सब जो है ना हमने के राष्ट्रवाद की भावना को क्या करता है? जगाता है। तो इसीलिए हम बोले कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करता है? एकता का वाहन करता है। एकता का क्या करता है? वाहन करता है। ठीक है, अभी तो हम लोग समझ गए। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हमने समझें कि राष्ट्रवाद के मतलब तो हम लोग को समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे होता है, यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या, ही समझिए। अब लिखल है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मतलब है कि हम लोग के पढ़े पड़ेगा ना कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पढ़े पड़ेगा कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ, जो कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में। यूरोप में आप एगो देश के नाम सुने होंगे जिसका नाम है फ्रांस। काची नाम है? फ्रांस। एगो देश है जिसका नाम है फ्रांस। देखिएगा, फ्रांस एगो देश है जिसका नाम है फ्रांस। एगो देश है जिसका नाम है फ्रांस है। ठीक है, पहले तो हम लोग को जानना है कि फ्रांस अगर कहेगा कि फ्रांस कौन सा महादेश में पड़ता है, क्योंकि देखिएगा आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रांस कौन सा महादेश में पड़ता है, इटली कौन सा महादेश में पड़ता है, तो हम लोग बताएंगे ना कि फ्रांस कौन महादेश में पड़ता है। तो देखिएगा, सबसे पहले फ्रांस के जो राजधानी होता है वो पेरिस होता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। पेरिस राजधानी है इसका, पेरिस राजधानी है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। उसके बाद में आपसे कहेगा कि जो फ्रांस है वो कौन सा महादेश में पड़ता है। फ्रांस जो है वो कौन सा महादेश में पड़ता है। तो फ्रांस कौन सा महादेश में पड़ता है? तो कौन महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में। क्यों? हम लोग यूरोपीय महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो फ्रांस जो पड़ता है यूरोप महादेश में पड़ता है। यूरोप महादेश में पड़ता है। यूरोप महादेश में फ्रांस यूरोप महादेश में पड़ता है। देखिएगा, सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ ना वो फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। आप लोग नाम सुनेंगे, 9th क्लास में आप लोग लुई 16वां के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि 9th क्लास में ही लुई 16वां के बारे में पढ़ना था। और वहाँ लुई 16वां का जैसी मृत्यु हुआ है और वहाँ से कहानी शुरू करके कहाँ डाल दिया? 10th क्लास में डाल दिया है। देखिएगा, इतिहास को ये सब जो है ना, इतिहास यानी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है रिलेटेड करके पढ़िएगा ना तो आप लोग को ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, वहाँ पढ़ी क्या किया कि लुई 16वां का 9वां में अंत करवा दिया, यानी मृत्यु करवा दिया।
और उसके बाद में कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा वहाँ पर क्या आया, संवैधानिक तौर पर आया थोड़ा सा, लेकिन फिर वहाँ पर ही देखिएगा कि दूसरा राजा नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। यानी पूरी तरीक़ा से अगर कहा जाए कि सब जाके कब आज़ाद हुआ है, तो ये सब जाके जानते हैं, ये सब लुई सोलहवां के नहीं, बाद में जाके आज़ाद हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सब कब आज़ाद हुआ है, ठीक ना। तो देखिएगा, फ्रांस में एगो राजा था जिसका नाम था कोच लुई सोलहवां। फ्रांस का एगो राजा था जिसका नाम था लुई सोलहवां। लुई सोलहवां नाम था, लुई सोलहवां, ठीक ना। फ्रांस के एगो राजा था जिसका नाम था लुई सोलहवां। अब जब लुई सोलहवां था तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है क्या क्वेश्चन पूछता है कि लुई सोलहवां कौन वंश से संबंधित हो, आखिर कोई तो इसका वंश होगा ना। तो देखिएगा, जो लुई सोलहवां था वो था बुर्बो वंश से थे, वो बुर्बो वंश से था, बुर्बो वंश से था। लुई सोलहवां जो था बुर्बो वंश से संबंधित था। इसका एगो पत्नी थी, लुई सोलहवां की वो पत्नी थी, मेरी एंटोनेट नाम है, पूरा नाम है मेरी एंटोनेट। लेकिन देखिएगा, इसका एगो जो पत्नी थी ना, वो बहुत खचड़ी थी। खचड़ी के मतलब समझते हैं, खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली करती थी, यानी खर्चीली थी। इसका पत्नी जो था लुई सोलहवां का, उसका नाम था मेरी अंतोनिया लिख देते हैं, ऐसे अंतोनियत होता है लेकिन मेरी अंतोनिया लिख देते हैं, मेरी अंतोनिया क्या लिख देते हैं, मेरी अंतोनिया लिख देते हैं, मेरी अंतोनिया। अगर कहा कि मेरी अंतोनिया जो था वो किसका पत्नी था, तो आपको क्या बोलना है, लुई सोलहवां का पत्नी कौन था, मेरी अंतोनिया था। अब देखिएगा, लुई सोलहवां भी कम नहीं था, लुई सोलहवां भी खर्चीला था, ये जो था मेरी अंतोनिया ये भी खर्चीला था। अगर बताइए, अगर किसी देश के मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री अगर खर्चीला रहेगा, यानी ऐसी अपना खर्च करते रहेगा, मतलब कोई काम के बिना मतलब के खर्च करते रहेगा, तो देश थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा ना। तो देखिएगा, फ्रांस के जो राजा था लुई सोलहवां और उसकी पत्नी जो था मेरी अंतोनिया, एक हनी दोनों क्या कर रहा था कि देश के चला रहा था फ्रांस के, एक हनी दोनों खर्चीला था, एक हनी दोनों क्या था, खर्चीला था। अगर मान लीजिए कि अगर घर में मान लीजिए कि पापा मम्मी हैं, आप पापे मम्मी अगर मान लीजिए कि पैसा के खर्च करते हैं खूब आना धून, तो बताइए घर विकास करेगा। मान लीजिए आप लोग पढ़िएगा ना पढ़ पाइएगा, अगर पापा मम्मी खूब आती पैसा के अगर मान लीजिए कि बर्बादी करने लगेंगे, ये चीज़ वो चीज़ में खर्च करेंगे। सेम वही कहानी इसका है कि जो फ्रांस के जो राजा था लुई सोलहवां, मेरी अंतोनिया, ये दोनों खर्चीला था। देखिएगा, खर्चीला के साथ साथ इसका बस एक वाव जो था ना लुई सोलहवां के पास, कि देखिए अपने देश में तो खाने के लिए नहीं था, लेकिन जब दूसरा देश को युद्ध करता था तो पैसा क्या कर देता था, दे देता था, पैसा क्या करता था, दे देता था। और देखिएगा, तीसरा बात जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय का ये भी कारण है कि देखिएगा, यहाँ पर ही फ्रांस में जो धर्मगुरु जो होते हैं ना, उसको पोप कहा जाता है, पोप कहा जाता है। पोप पादरी के नाम आप लोग सुने होंगे। तो जो यहाँ के पोप जो था, यानी पादरी लोग जो था, फ्रांस के धर्मगुरु जो पोप लोग था, ये सब क्या करता था ना कि ये सब भी टैक्स लेता था। पोप लोग जो था, पोप जो धर्मगुरु जो वहाँ होता था, धर्मगुरु सिंपल लिख देते हैं कि फ्रांस का जो धर्मगुरु होता था, धर्मगुरु जैसे हमने के हिंदू धर्म में कैसे होता है पंडित, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में कैसे होता है, उसी प्रकार से धर्मगुरु। तो जो फ्रांस के जो धर्मगुरु था ये भी टैक्स लेता था और राजा भी टैक्स लेता था, दोनों टैक्स लेता था। राजा जो टैक्स लेता था उसका नाम था टाइट, और धर्मगुरु जो टैक्स लेता था इसका नाम था टाइड। बताइए, अभी टैक्स तो ले रहा है तो ठीक बात है, टैक्स ले रहा है कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये टैक्स ले रहा है कहाँ, तो जो टैक्स ले रहा है वो किसान पर ले रहा है। ये दोनों जो टैक्स ले रहा है वो कहाँ ले रहा है, किसान पर ले रहा है। अब बताइए कि किसान जो होता है, किसान का कितना इनकम होता है, उतना ही हिसाब से इनकम होता है जितना से अपना घर चला सकता है, पालन पोषण कर सकता है। लेकिन ये जो था, जो टाइट दोनों तक किसान पर ले रहा था। तो किसान धीरे धीरे क्या हुआ, उबने लगा। धीरे धीरे उबने लगा कि राजा हमनी के साथ ऐसे नाइंसाफी क्यों कर रहा है, उसके बारे में सोचने लगा। जब धीरे सोची मन में विचार आया कि देखिएगा, फ्रांस के जो राजा है ना, हम लोग को सता रहा है। क्या कर रहा है, सता रहा है। क्योंकि फ्रांस के राजा कहता था ना कि देश से प्यार करना राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है, और राजा से प्यार करना राष्ट्रवाद कहलाता है। पहले वहाँ के जो राजा होता था वो यही समझाता था, वो क्या करता था, यही समझाता था। तो देखिएगा, आगे हम लोग चलिएगा, तो एक समय ऐसा आया जिसका नाम था 14 जुलाई 1789। ये पूरा डेट है 14 जुलाई से, तो आप लोग 1789 की क्रांति याद रखते हैं, लेकिन देखिएगा पूरा जो है 14 जुलाई 1789 में जनता एकदम तंग हो गया।
जनता का किया एकदम तंग हो गया, और तंग होके राजा के खिलाफ क्या कर दिया, राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया, राजा के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दीजिए। इसमें को जनता जो वहाँ के जनता था वो नारा दिया था, क्या किया था, नारा दिया था। जनता जो था से वो नारा दिया था, जो आप लोग नारा के नाम सुनेंगे, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। समानता मतलब कोची, फ्रांस के जितना भी लोग हैं सब कोची है, एक समान है। स्वतंत्रता मतलब कोची है, हम लोग को आज़ादी चाहिए, यानी हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। बंधुत्व मतलब कोची है, भाईचारा के रूप में, क्या, भाईचारा के रूप में। तो ये आप लोग से पूछता है कि समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा का उत्पत्ति अगर कहेगा तो फ्रांस की जनता के द्वारा किया गया था। इसने नारा दिया था समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। इसी के साथ क्या कर दिया ना कि राजा पक्का कर दिया। फ्रांस के जो राजा था लुई 16वां, वो पेरिस के महल में आराम से एकदम बैठल था। पेरिस के महल में क्या कर रहा था, आराम से बैठल था। जनता क्या कर दिया कि आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन करके क्या किया कि लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया। लुई 16वां को क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। तो लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया, तो ये भी उसकी पत्नी थी। तो पत्नी से पूछा गया कि तेरे साथ बताइए क्या सलूक किया जाए। तो ये बोला, पत्नी बोला कि जब मेरा यही नहीं रहेंगे तो हमरा के क्या करेंगे। तो कहा कि तो ठीक है साथ आप भी जाइए। तो इनको भी क्या करे, चरमोहान पर टांग दिया, फांसी पर। मेरी अंतोनिया को भी क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। यानी देखिएगा ये दोनों जो था ना, दोनों को क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद में कुछ पल के लिए वहाँ का आया स्वतंत्रता आया, कुछ पल के लिए स्वतंत्रता आया, कुछ पल के लिए वहाँ संविधान बना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर एगो व्यक्ति उभर के आया, जो आप लोग जो 10th क्लास में मेरे रूप से पढ़ना, वहाँ एगो व्यक्ति उभर के आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एगो व्यक्ति उभर के आया। उसने देखिएगा, उसने बोला ना कि देखिए आप लोग यही चाहिए ना कि जनता को आज़ादी चाहिए, जनता को काम में रुकावट नहीं डालना चाहिए, जनता के लिए मतलब राजा को काम करना चाहिए, जनता के सहयोग से काम करना चाहिए। तो देखिए ये सब जो गुण है ना हमरा में है, ये सब क्या है, ये सब गुण हमरा में है। नेता लोग क्या करता है, यही ना नेता लोग करता है, ऐसे ऐसे बात फेंकता है, फेंक के क्या करता है, जनता के फंसा लेता है। आप लोग तो समझबे करते हैं, क्या कि आप लोग तो बात मुँह में आवे करते हैं। तो ठीक ना, जनता क्या करता है, जनता भी वही बात ऐसी फेंका। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, नेतवन जैसा नहीं था, बात खाली फेंकता था लेकिन ये काम करता था। नेतवन तो खाली बात फेंकता ना है, आ काम कुछ ही करता है, शून्य के बराबर काम करता है। तो वो बात फेंका था और काम भी किया था। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिएगा हम लोग के जो क्वेश्चन आता ना है वो नेपोलियन बोनापार्ट से खूब पूछता है। पूछने के लिए तो ये भी पूछता है कि समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा कहाँ के लोगों ने दिया था, फ्रांस के लोगों ने दिया था। पूछता है ये भी लुई 16वां कौन वंश से था, बुरो वंश से था। अब फिर ये भी पूछता है कि फ्रांस की क्रांति जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था, उस समय फ्रांस के राजा कौन था, लुई 16वां था। फिर कहता है कि लुई 16वां कौन सा वंश से संबंधित था, तब बुरो वंश से। फिर कहेगा ना कि जब फ्रांस की जब क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 के, तो उस समय फ्रांस में कौन सा वंश का शासन था, बुरो वंश का। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछता है। इसलिए आप लोग देखिएगा, आप लोग एगो याद रखिएगा ना तो आप लोग के सब याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक ना। तब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, तब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। देखिएगा देखिए अगर वैसे लिख के पढ़ाएंगे ना तो आप लोग के थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लॉन्ग चल जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा जो इतिहास ये सब जो होता है ना, मैपिंग तौर पर पढ़ा जाता है, मैपिंग के तौर पर। अगर आप लोग के मान लीजिए कि ऐसे ही पढ़ना होगा लिख के, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वैसा ही होगा। लेकिन हमको तो लगता है कि मैपिंग से ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग के लगा कि नहीं सर वैसे नहीं पढ़ाई, वैसे पढ़ाई, तो ठीक है वैसे हो जाएगा। देखिएगा अब एगो व्यक्ति उभर के जो फ्रांस में आता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एगो व्यक्ति है, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे पहले तो आप लोग से यही पूछ देता है, आप लोग के नेपोलियन लिख देगा। नेपोलियन मतलब खाली कहेगा कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या है, तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम है। नेपोलियन का पूरा नाम क्या है, नेपोलियन का पूरा नाम बोनापार्ट है, ठीक है। अब देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, अगर इसका कार्यकाल के अगर बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के अगर कार्यकाल के बारे में कहा जाए, अच्छा तो देखिए ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ तो 1769 में हुआ था, लेकिन जन्म नहीं पूछता है, जन्म नहीं पूछता है।
लेकिन ठीक है, जन्म इसका 1769 में हुआ था, ठीक ना। लेकिन जन्म से उतना क्वेश्चन नहीं आता, ये जो काम किया ना है उससे क्वेश्चन आता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, इनके पिता का भी नाम जो था कार्ले बोनापार्ट नाम था। क्या नाम था? कार्ले बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट इनके जो पिता के नाम था वो नाम था कार्ले बोनापार्ट, इनके पिता के नाम था। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के जो कार्यकाल था, यानी कितना से कितना दिन तक नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कि कार्यकाल किया, कितना दिन तक फ्रांस में शासन किया, कितना दिन तक वहाँ रहा, उसको हम कार्यकाल बोलते थे। इसका जो कार्यकाल है वो 1799 से 1815 1799 से 1815 में, 1799 से 1815 में। देखिएगा, ये नेपोलियन जो व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा, क्योंकि इटली और जर्मनी का जो रास्ता जो था ना, यही साफ कर दिया था ना। तब इटली और जर्मनी इतना जल्दी नहीं एकीकरण होता, ये बहुत काम वहाँ भी जाके कर दिया था। आगे पढ़िएगा तो पढ़िएगा उस सब के बारे में, नेपोलियन का बहुत योगदान है, ठीक ना। देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यकाल 1799 से 1815। नेपोलियन बोनापार्ट अगर कहेगा कि पिता के नाम कुछ ही था तो कार्ले बोनापार्ट था। अब देखिएगा, सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना 1804 में वहाँ का सम्राट बना। कहाँ के? फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट जो था 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। जैसे ही 1804 में फ्रांस का सम्राट बना ना, तो उसने एगो कोड लाया, जिसका नाम रखा नेपोलियन कोड। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ ले कि नेपोलियन कोड कब आया था, नेपोलियन कोड कौन लाया था, नेपोलियन कोड कौन लाया था। तो इसने क्या किया ना कि जैसे ही 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, तो उसने वो काम किया कि इसने नेपोलियन कोड लाया। क्या लाया? नेपोलियन कोड लाया। देखिएगा, इसने नेपोलियन कोड लाया। नेपोलियन कोड लाया। हम लोग कोड, देखिए कोड इंग्लिश भाषा था, इसको कोड को हम संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। या इसको हम बोल सकते हैं नेपोलियन संहिता। संहिता, नेपोलियन संहिता लाया। आई जो कोड लाया था ना, वो 1804 में लाया था। यानी कि जैसी वहाँ का राजा बना ना, तो उसने 1804 में जैसी सम्राट वहाँ के बना, तो उसने क्या किया? नेपोलियन कोड लाया, और जिसको नेपोलियन संहिता कहते हैं। इसके तहत इसने क्या किया ना, इसके तहत क्या किया कि फ्रांस में जो था पहले, मतलब कि पहले व्यापार करने में बहुत असुविधा होता था, क्योंकि भिन्न भिन्न तरीका के लोग भाषा बोलते थे। क्या करते थे? भिन्न भिन्न तरीका के भाषा बोलते थे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया ना कि भाषा को एक कर दिया। क्या कर दिया? भाषा के एक कर दिया। उसके बाद में फिर कहा ना कि जो रोड के सब जो था ना, यातायात की सुविधा जो था, यातायात की सुविधा उतना ज़बरदस्त नहीं था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले यातायात की सुविधा ज़बरदस्त कर दिया। अगर यातायात की सुविधा अगर अच्छा हो जाएगा, बताइए, अगर यातायात की सुविधा अगर अच्छा हो जाएगा तो बताइए व्यापार करने में आसानी होगा ना। तो ये सब नेपोलियन कोड में क्या किया? काम किया। कौन? नेपोलियन कोड ही काम किया 1804 में, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसने क्या किया ना कि जब देखिएगा, जब फ्रांस में क्या हो रहा था, जब फ्रांस में देखिएगा, जब फ्रांस में सब काम हो रहा था ना, तो फ्रांस का अलग बगल जितना भी देश था ना, वो सोच रहा था कि फ्रांस में पहले लुई 16वां था, तो वहाँ जनता के मनमानी चलता था। जनता के मनमानी नहीं चलता था, राजा के मनमानी चलता था। अब न्यूज में आ रहा है, मतलब कि अब देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जनता सब खुश है। तो सब सोचा कि ऐसे खुश काहे है। तो उसने पता किया ना कि वहाँ के जो सम्राट है ना, जो राजा है ना, वो ज़बरदस्त अबरी आया है। अबरी वो काम ज़बरदस्त करता है, जनता के मन से काम करता है, जनता के मिलजुल के काम करता है। तो इसने क्या किया ना, अगल बगल के जितना भी देश था, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सभी कहा ना कि हम लोग के भी वैसा ही सम्राट बनाना चाहिए, जो अपने देश के बारे में क्या करे, देश के बारे में सोचे, देश से प्यार करे, जनता से प्यार करे, जनता के विकास करे। वैसा हम लोग के भी क्या चाहिए? नेता चाहिए। वैसा हम लोग को क्या चाहिए? सम्राट चाहिए, राजा चाहिए। तो इसने क्या किया ना कि सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने गया। और नेपोलियन बोनापार्ट के कहा ना कि देखिए महाराज, से आप इटली और जर्मनी का भी एक आप क्या करिए? भ्रमण कीजिए, वहाँ देख रेखिए वहाँ के जनता के क्या हाल है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहा कि ठीक बात है, भ्रमण करके देखेंगे, ठीक ना, भ्रमण करके देखेंगे। तो देखिएगा, अब नेपोलियन बोनापार्ट भ्रमण करने जाएगा। कहाँ? इटली और जर्मनी। तो देखिएगा, जर्मनी में जैसे जो नेपोलियन बोनापार्ट गया ना जर्मनी में, तो इसने क्या किया ना कि जर्मन राय राज का निर्माण कर दिया।
जर्मन राइन राज्य संघ, जर्मन राय राज्य संघ का निर्माण, जर्मनी में गया और जर्मन राय राज्य संघ का निर्माण किया। आज जर्मन राय राज्य संघ कुछ नहीं है, इसके प्रति वो क्या किया ना कि वहाँ के लोगों को प्रेम की भावना को जगाया। क्या किया? प्रेम की भावना को जगाया। वहाँ बताया कि देखिएगा आप लोग राजा को इतना जो तजब्बू देते ना है, यानी वैल्यू जो देते ना है, वो नहीं है। राजा अगर काम कर रहा है तो उसको वैल्यू दीजिए, और काम नहीं कर रहा है तो राजा को हटा दीजिए। मतलब इस सब की भावना क्या कर रहा था, यानी राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर रहा था, जगा रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था, ठीक ना। उसके बाद में इटली में गया तो इटली में भी स्थापना किया। ट्रांसपेडियम नाम सुने हुए, सिसले प्राइन सुने हुए, लिलुनिक सुने हुए, ट्रांसपेडियम, सिसले प्राइन, ये सब क्या किया, इटली में भी क्या किया, स्थापना किया। और इस सब से स्थापना करके उसने क्या किया ना कि प्रेम की भावना को जगाया। इटली में भी प्रेम की भावना को जगाया और जर्मनी में भी प्रेम की भावना को जगाया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जर्मन राय राज्य संघ, ये क्वेश्चन पूछ ले है, आई क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए जर्मन राय राज्य संघ का निर्माण कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट किया। सिंपल क्वेश्चन आता है कि जर्मन राय राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था। अब देखिएगा, अब इसमें आगे आप लोग जो पढ़िएगा, इसमें आगे जो कहानी है, अब देखिएगा आगे आप लोग के बताते हैं। हाँ ठीक है, देखिए ये सब जो कहानी जो चल रहा था तो पूरा अगल बगल देश में क्या था, खलबली मचलता। क्या मचलता, खलबली मचलता कि अगर वो राजा अगर ऐसा हाल करेगा, ऐसा अगर करेगा तो सोच रहे हैं कि अगर वो राजा अगर इतना करेगा तो हम लोग के प्रति क्या कर देगा, सब जनता विद्रोह कर देगा। इसलिए इसको जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसको तो दबाना जरूरी ना है। आप लोग गाँव घर में ना देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ज़्यादा अगर विकास कर रहा है, कोई क्या कर रहा है तो अगल बगल वाला मिलकर उसको क्या कर देता है, दबा देता है कि अगर ज़्यादा विकास अगर वो कर जाएगा, अगर ज़्यादा मान लीजिए कि अगर वो हाईलाइटेड में बन जाएगा तो हमारा वाला बतिया क्या कर देगा, हाईलाइटेड कर देगा। क्या कर देगा, हमारा वाला बतिया सबके बता देगा कि हम ये लक्षण के हैं, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये सब क्या किया ना कि प्लान बनाया। कौन कौन प्लान बनाया, देखिएगा प्लान बनाने वाला है सबसे पहला तो नंबर अबे करेगा। अभी ऑस्ट्रिया जितना शांति बैठल है ना उतना शांति पहले नहीं था। यूरोप में सबसे खचड़ा अगर कोई देश था तो उस समय ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया के राजा के भी नाम सुनिएगा ना तो मेटरनिक है, नामों लगता है खचड़ा जैसा, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था, राजा था, उसका नाम था मेटरनिक। इसने कहता था ना कि जब फ्रांस छिकता ना है तो पूरा यूरोप में सर्दी या जुकाम हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये नारा पूछता है कि इससे नारा किसका है कि फ्रांस जब छिकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर फ्रांस से कोई भी चिंगारी उत्पन्न होगा ना, फ्रांस से कोई भी चिंगारी उत्पन्न होगा तो पूरा क्या होता है, यूरोप में फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो देखिएगा ऑस्ट्रिया हो गया और रूस हो गया, तीसरा ब्रिटेन हो गया, अरे ब्रिटेन तो इस समय आगे रहबे करता है, ब्रिटेन हो गया। चौथा जो आपको प्रसा, चौथा कौन है, प्रसा। चौथा जो है प्रसा, प्रसा की राजधानी प्रसिया, ब्रिटेन के लंदन, रूस के मास्को, ऑस्ट्रिया के वियना। देखिएगा ये जब चारों जो देश था ना, ये सब के मन में एगो बात खटके लगा कि अगर नेपोलियन के अगर ऐसा हाल रहा तो फिर हमनी के तो जहाँ जहाँ शासन है, जहाँ जहाँ हम लोग कैप्चर कर लें उसको तो क्या कर देंगे, हमनी के भगा देगा, ऐसे ही क्या कर देगा, हमनी के ख़त्म कर देगा। इसलिए इस सब ने सोचा ना कि ये काम करते हैं, एगो प्लान बनाते हैं। आप प्लान बना के क्या किया ना कि इसको खिलाफ षड्यंत्र करके इसको खिलाफ भड़का के क्या किया ना कि एगो युद्ध कर दिया। क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। जो युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। क्या नाम था, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, ठीक ना, वाटरलू का युद्ध कर दिया 1814 में। देखिए कहीं कहीं 1800 से वाटरलू का युद्ध 1814 में हुआ, कहीं 15 भी बोलता है, लेकिन 14 में वाटरलू का युद्ध हुआ है, ठीक ना। तो देखिएगा वाटरलू का युद्ध 1814 में हुआ। इसमें क्या किया ना कि ये जो चारों जो देशवा था ना, चारों देशवा एक साथ हो गया, ये चारों देश एक साथ हो गया। अब फ्रांस बेचारा अकेला हो गया, फ्रांस बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। यानी ई वाला एगो ई वाला फ्रांस, फ्रांस के राजा कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी चार गो ई देश मिलके आ एगो ई देश मिलके क्या किया, वाटरलू के युद्ध में क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर दिया, हरा दिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया, अब आप ही बताइए ना कि चार गो देश है तो एगो बेचारा टिकेगा ना टिकेगा। तो चारों मिल के क्या किया ना कि फ्रांस के राजा जो था नेपोलियन बोनापार्ट को उसको हरा दिया। क्या कर दिया, हरा दिया। तो आप लोग से पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1814 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1814 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। कहा कि कौन कौन देश था, तो देश के नाम बता दीजिएगा। ऑस्ट्रिया था, रूस था, ब्रिटेन था, प्रसा था, प्लस फ्रांस के बीच हुआ था। यही सब के षड्यंत्र था, ठीक ना। अब देखिएगा
अब जैसे युद्ध होता है ना तो एगो सम्मेलन होता है, जो जीतल पार्टी रहता है ना वो सम्मेलन बनाता है। तो वाटरलू के युद्ध के बाद उसने क्या किया कि 1815 में एगो सम्मेलन बुलाया, जिसका नाम रखा उसने वियना सम्मेलन। का नाम रखा ना, वियना सम्मेलन नाम रखा, सम्मेलन। ये वियना सम्मेलन कुछ नहीं है, ये वियना किसका राजधानी है, ऑस्ट्रिया के। अब मेन एकरा में रोल था हराए में किसका, में नेपोलियन के। तो ऑस्ट्रिया के राजा कौन था, मेटरनिक, उसका था। अब ऑस्ट्रिया के राजधानी कहाँ है, वियना है। तो वियना में एगो सम्मेलन बुलाया। अब वियना में सम्मेलन बुलाया और चारों जो इसका जो अध्यक्षता किया, वियना सम्मेलन के कभी कभी अध्यक्षता भी पूछ जाता है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था, तो मेटरनिक ने किया था। कौन, मेटरनिक। कौन किया था, मेटरनिक किया था, मेटरनिक किया था। तो जो कहाँ ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने इसका अध्यक्षता किया था, ठीक ना। अब देखिएगा ऐसे भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रहा है, अब ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक है, तो कौन करेगा, यही करेगा ना। तो मेटरनिक आज ही किया था, अध्यक्षता किया था। उसके बाद में क्या किया ना कि सम्मेलन के तहत क्या कर दिया कि इटली और जर्मनी के कई भाग में बांट दिया। क्या कर दिया, इटली और जर्मनी के कई भाग में बांट दिया, ठीक ना। इटली और जर्मनी के कई भाग में बांट दिया। ये जो नेपोलियन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नेपोलियन के भेज दिया सेंट हेलेना द्वीप पर। कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहाँ इसको 1821 में बेचारे की मृत्यु हो गया। इसको 1821 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया, जहाँ 1821 में मृत्यु हो गया। सेंट हेलेना द्वीप आपको देखिएगा, ये हो जाएगा आपको एशिया, ये होगा यूरोप, ये होगा अफ्रीका, इस जगह पड़ी है सेंट हेलेना द्वीप, ठीक ना, सेंट हेलेना द्वीप। तो वहाँ पर क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गया। तो कहा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1814 में। कहा कि नेपोलियन कोड कौन लाया था, तो नेपोलियन कोड लाया था नेपोलियन बोनापार्ट। कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल कितना है, तो 1799 से 1815 नेपोलियन बोनापार्ट का कोची है, कार्यकाल है। कहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का ही कार्यकाल है, नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल है। कहा कि इटली और जर्मनी का मतलब इटली और जर्मनी में ही घूमा था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक ना, नेपोलियन बोनापार्ट। अब पूछता नहीं कि वियना सम्मेलन में कौन कौन देश भाग लिया था, तो आपको बोला ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, अप्रसा, एक तरफ से कौन था, फ्रांस था। तब फ्रांस को क्या किया था, फ्रांस के राजा को सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया था, वहाँ जाके काची हो गया था, मृत्यु हो गया था। अब देखिएगा इस सम्मेलन में क्या करल गया ना, इस सम्मेलन में क्या करल गया कि अब देखिएगा इस सम्मेलन में क्या करल गया कि कई भाग में तोड़ल गया इटली जर्मनी के सबके कई भाग में तोड़ल गया। देखिएगा तोड़े से ही होता ना है कि फिर उसको ये करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए यहाँ के जो राजा था ना वो कई भाग में तोड़ दिया, ठीक ना, कई भाग में तोड़ दिया। और उसके बाद में देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट के जब अंत हुआ तब फिर मेटरनिक किसको लाया, फिर मेटरनिक किसी लाया, आप लोग को याद है जब हम पढ़ा रहे थे कि लुई 16वां कौन वंश से था, बुरो वंश से था, तो वही लुई 16वां को ही लाया। किसको लाया, लुई 16वां के बाद के जो था ना यानी बुरो वंश के, सिंपल समझिए कि बुरो वंश के फिर लाया। अब बुरो वंश के जो राजा लाया उसका नाम रखा लुई 18वां। बुरो वंश के राजा लुई 18वां को लाया, बुरो वंश के राजा लुई 18वां को लाया और नेपोलियन बोनापार्ट के क्या कर दिया, यहाँ पर ही अंत हो गया। अब देखिए कि इसने कई भाग में तोड़ दिया, आप लोग पढ़ेंगे सिसिलिया नेपल्स को क्या कर दिया कि बुरो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया, अति रोम को पोप के अधीन कर दिया, परमा मोरेना टस्कनी के हैबसबर्ग को दे दिया। ये सब आप लोग नाम सुने होंगे। वेनेशिया को अपना अथी पर रखा, ऑस्ट्रिया अपना हाथ में रखा, ठीक ना। तो देखिएगा दोस्त आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगला जो हम अगला दिन जो पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे। बुरो वंश के राजा जो लुई 18वां है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक ना दोस्त। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त। देखिए दोस्त, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उनको भी बोल दीजिएगा कि हिस्ट्री के भी वीडियो अब आने लगा है, ठीक ना। तो आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद।